सुप्रभात। क्षेत्र और देश की वर्तमान घटनाओं के इस वस्तुनिष्ठ, तथ्य आधारित और पेशेवर गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज की ये विशेष प्रस्तुति प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और इसे स्टाइलो न्यूज नामक एआई संचालित न्यूज एप्लीकेशन द्वारा जनरेट किया गया है। बिल्कुल। तो आज के हमारे इस बुलेटिन का शीर्षक है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अल शबाब नेटवर्क और सोमालिया की शासन स्थिरता। हमारा मुख्य ध्यान पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र पर केंद्रित रहेगा और आज की तारीख है 14 अप्रैल 2026। हाँ, और चर्चा की गहराई में जाने से पहले स्टाइलो न्यूज एप्लीकेशन के तकनीकी पहलू को स्पष्ट करना काफी प्रासंगिक होगा। जी देखिए, ये जो ऐप है ये दरअसल स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का एक कंज्यूमर वर्जन है। मतलब मूल रूप से इस तकनीक को सरकारी, सैन्य और बड़े व्यावसायिक उद्यमों के जटिल संचालन के लिए डिजाइन किया गया था। तो इसका मतलब है कि श्रोताओं के पास अब उसी स्तर की तकनीक की पहुंच है। एग्जैक्टली। श्रोताओं के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि आज हम उसी वैश्विक निर्णय निर्माण टूल का उपयोग कर रहे हैं जिसका उपयोग दुनिया भर के बड़े संस्थान करते हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हम पिछले 2 हफ्तों के सघन डेटा और रिपोर्टों के आधार पर अल शबाब नेटवर्क की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करेंगे। हाँ। साथ ही सोमालिया की राजनीतिक स्थिरता और पूर्वी अफ्रीका के बड़े भू राजनीतिक बदलावों को भी देखेंगे, और वो भी पूरी तरह से निष्पक्ष और तथ्यात्मक रूप से। सही कहा। हमारा उद्देश्य कोई सनसनी या भय पैदा करना नहीं है, बल्कि सिर्फ पैटर्न्स को समझना है। बिल्कुल। तो अल शबाब की बदलती सामरिक स्थिति से शुरुआत करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बताते हैं कि सोमालिया के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में भारी सैन्य कार्रवाइयां हुई हैं। विशेष रूप से बे, लो, शबले, मिडिल जुबा और मुद्दुक क्षेत्रों में। हाँ, मुदुगे के तवर मुगे क्षेत्र में वहां हवाई हमलों में लगभग 70 लड़ाके मारे गए हैं। और बैदोआ के पास एक अन्य हमले में 12 आतंकवादियों की मौत की खबर है। लेकिन देखिए, ये तो सिर्फ सैन्य आंकड़े हैं। जमीनी स्तर पर इसका रणनीतिक अर्थ क्या है? अगर हम इन हवाई हमलों के पैटर्न को देखें ना तो एक बात स्पष्ट होती है। अल शबाब अब केवल गुफाओं में छिपने वाला कोई छोटा मोटा गुट नहीं रह गया है। अच्छा। तवरमुगे और बेदवा जैसे क्षेत्रों में उनकी इतनी बड़ी उपस्थिति ये दिखाती है कि उन्होंने वहां एक तरह की शैडो गवर्नमेंट या समानांतर प्रशासन खड़ा कर लिया है। मतलब वो बाकायदा इलाकों पर शासन कर रहे हैं। बिल्कुल। और उनका ये नेटवर्क सिर्फ ग्रामीण पट्टियों तक सीमित नहीं है। मोगादिशु में ही देख लीजिए। हाँ। राजधानी में सलाद उस्मान मालिन नामक एक बहुत ही वरिष्ठ अल शबाब कमांडर की गिरफ्तारी हुई। अभी वो राजधानी में ही हमलों की योजना बना रहा था। शासन करने का आरोप लगा है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन इन सब में जिस खबर ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो है नैरोबी के ईस्टले इलाके में मारा गया छापा। वो मिलिट्री यूनिफॉर्म वाला मामला। एग्जैक्टली। केन्याई सुरक्षा बलों ने 725 मिलिट्री यूनिफॉर्म जब्त किए हैं, और हैरानी की बात यह है कि ये यूनिफॉर्म्स चीन से आई थीं। चीन से निकलकर 9 अलग-अलग केन्याई कार्गो कंपनियों के माध्यम से मंडेरा और रामू की सीमा पार करके सोमालिया तक। मैं सोच रही थी, एक विद्रोही गुट इस तरह की कॉर्पोरेट लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल कैसे कर रहा है? देखिए, यहीं पर आतंकवाद के वैश्वीकरण की असली तस्वीर सामने आती है। पारंपरिक विद्रोह जो होता है वो स्थानीय संसाधनों पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ अल शबाब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो खामियां हैं उनका फायदा उठा रहा है। मतलब वैध कंपनियों का इस्तेमाल करके? बिल्कुल। जब माल चीन से निकलता है तो वो कई परतों में छिप जाता है। 9 वैध कंपनियों के कागजात ये दिखाते हैं कि केन्या की सीमाएं कितनी संवेदनशील हैं। और रणनीतिक रूप से देखा जाए तो हवाई हमलों में 70 लड़ाकों को मारना महत्वपूर्ण है, लेकिन इस तरह की आपूर्ति श्रृंखला या लॉजिस्टिक्स मशीन को काटना उससे भी ज्यादा बड़ा झटका होता है। क्षेत्रीय सुरक्षा की बात हो ही रही है तो अमेरिका ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। केन्या के मंडाबे एयरफील्ड के लिए $71 मिलियन का अपग्रेड। क्या ये सिर्फ अल शबाब को रोकने के लिए है? नहीं, इसका दायरा उससे कहीं बड़ा है। आतंकवाद रोधी प्रयास इसका एक हिस्सा जरूर है, लेकिन अगर आप भूगोल को देखें तो मंडाबे हिंद महासागर की ओर खुलता है। हाँ। और वहीं केन्याई तट से थोड़ा ऊपर जिबूती में चीन का एक बहुत बड़ा सैन्य अड्डा मौजूद है। ओहो, तो ये संतुलन बनाने की कोशिश है। एग्जैक्टली। अमेरिका द्वारा इस एयरफील्ड को अपग्रेड करना चीनी नौसैनिक प्रभाव को काउंटर करने की एक साफ भू राजनीतिक बिसात है। एक कॉर्पोरेट लॉजिस्टिक्स मशीन की तरह काम कर रहा है और महाशक्तियां अपने साम्राज्यिक दांव चल रही हैं। तो इन सब से निपटने के लिए सोमालिया में एक बहुत ही मजबूत राज्य होना चाहिए। होना तो चाहिए, लेकिन जो राजनीतिक संकट वहां चल रहा है उससे लगता है कि देश अंदर से ही खंडित हो रहा है।
15 मई की जो समय सीमा आ रही है वो बहुत चिंताजनक है। हाँ, 15 मई को सोमाली संघीय सरकार यानी FGS का वर्तमान जनादेश समाप्त हो रहा है। अगर सत्ता के ढांचे को लेकर सभी गुटों में सहमति नहीं बनी तो एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा और सुरक्षा कभी भी राजनीतिक शून्यता में कायम नहीं रह सकती। और ये टकराव सिर्फ बातों में नहीं है, जमीन पे दिख रहा है। दक्षिण पश्चिम राज्य का ही उदाहरण ले, संघीय सैनिकों ने वहां बहुत तेजी से बेदुआ पर नियंत्रण कर लिया। हाँ, बिल्कुल। और वहाँ के जो क्षेत्रीय राष्ट्रपति हैं अब्दियाजीज हसन मोहम्मद लाफ्ताग्रीन, उन्हें इस्तीफा देकर नैरोबी भागना पड़ा। लेकिन इसमें एक बात बहुत अजीब है, वहाँ इथियोपियाई शांति सैनिक भी मौजूद थे, तो उन्होंने लाफ्ताग्रीन को बचाने के लिए हस्तक्षेप क्यों नहीं किया, जबकि अतीत में तो वो क्षेत्रीय नेताओं का समर्थन करते रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प कूटनीतिक पेच है और इसके पीछे ना एक बड़ा सामरिक बदलाव है। देखिए, इथियोपियाई सैनिक अब एक नए अफ्रीकी संघ समझौते के तहत काम कर रहे हैं। अच्छा, तो उनका मैंडेट बदल गया है। हाँ, अब वो सीधे संघीय सरकार के अधीन है। उनकी कमान का ढांचा बदल चुका है, तो वो अब स्वायत्त रूप से किसी क्षेत्रीय नेता का बचाव नहीं कर सकते। तो ये तो मोगादिशु में बैठी केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। बिल्कुल है। लेकिन जमीनी हालात अभी भी बहुत अस्थिर हैं। इसी उथल-पुथल के बीच जब सोमाली राष्ट्रपति हसन शेख महमूद बेदुआ गए तो वो एक मोर्टार हमले में बाल-बाल बचे। ये स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। और ये पूरा परिदृश्य ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा करता है। मतलब एक तरफ क्षेत्रीय राज्यों में संघीय सेना को नियंत्रण के लिए बल प्रयोग करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ राजधानी मोगादिशु में दशकों बाद ऐतिहासिक एक व्यक्ति एक वोट वाले स्थानीय परिषद चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये एक ही देश की दो बिल्कुल अलग सच्चाइयां हैं? ये विरोधाभास दरअसल सोमालिया के संघीय ढांचे की फेडरलिज्म की मूल कमजोरी को सामने लाता है। अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो दोनों पक्षों के अपने तर्क हैं। जी। मोगादिशु में जो केंद्र सरकार है उसका मानना है कि अल शबाब से लड़ने के लिए सत्ता का केंद्रीकरण जरूरी है। एक मजबूत केंद्र ही देश को संभाल सकता है। और क्षेत्रीय राज्य वो इसे एक खतरे के रूप में देखते हैं। पुंटलैंड या दक्षिण पश्चिम जैसे राज्यों का मानना है कि केंद्र अल शबाब के नाम पर उनकी स्वायत्तता छीन रहा है और जब राज्य और केंद्र इस तरह से उलझते हैं तो सुरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है और उसी दरार का फायदा अल शबाब उठाता है। बिल्कुल। तो ये तो आंतरिक राजनीति की बात हुई। अब थोड़ा व्यापक परिदृश्य देखते हैं, भू राजनीति और अर्थव्यवस्था। हाँ। इस क्षेत्र में कुछ बड़े आर्थिक कदम भी उठाए जा रहे हैं। सोमालिया ने अपने इतिहास की पहली ऑफशोर तेल ड्रिलिंग शुरू कर दी है, तुर्की की साझेदारी में। हाँ, तुर्की के ड्रिल शिप चागरी बे की मदद से। इसके साथ ही व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केन्या और सोमालिया के बीच सीमा को फिर से खोला जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये तेल की खोज इस अस्थिर क्षेत्र के लिए एक आर्थिक जीवन रेखा साबित होगी? देखिए, अर्थशास्त्र में एक कॉन्सेप्ट होता है रिसोर्स कर्स, यानी संसाधनों का अभिशाप। हाँ, कई अफ्रीकी देशों में हमने ये देखा है। बिल्कुल। जब तक पारदर्शी शासन प्रणाली नहीं होती, प्राकृतिक संसाधनों की खोज अक्सर नए राजनीतिक संघर्षों को जन्म देती है। जब तेल निकलेगा तो उसका राजस्व किसके पास जाएगा? केंद्र के पास या उस क्षेत्रीय राज्य के पास? ये तो एक और विवाद का कारण बन सकता है। एकदम सही। और इसमें तुर्की की जो भूमिका है वो भी महज आर्थिक नहीं है। सोमालिया में अपनी उपस्थिति बढ़ाकर तुर्की दरअसल इथियोपिया और मिस्र जैसी पारंपरिक ताकतों को संतुलित कर रहा है। ये तो एक पूरी ग्लोबल चेस गेम चल रही है। बिल्कुल। लेकिन इन भू राजनीतिक दाव पेचों के बीच एक बहुत ही गंभीर मानवीय संकट भी है। केन्या में विनाशकारी बाढ़ आई हुई है। हाँ, स्थिति बहुत खराब है। 108 से अधिक लोगों की मौत की खबर है और नैरोबी और किसुमू में भारी विस्थापन हुआ है। और इसके ऊपर से एक और संकट जो हजारों किलोमीटर दूर से आ रहा है। आप मध्य पूर्व के तनाव की बात कर रही हैं? हाँ, ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है, लाल सागर में जो हो रहा है, उसका सोमालिया या केन्या की आम जनता से क्या सीधा संबंध है? देखिए, संबंध बहुत ही सीधा और खतरनाक है। लाल सागर और होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग हैं। जब वहां व्यावसायिक जहाजों पर हमले का खतरा बढ़ता है तो मालवाहक जहाजों को सुरक्षित रास्ता खोजने के लिए केप ऑफ गुड होप से होकर एक बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। मतलब पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर? हाँ, और इस लंबी दूरी का मतलब है ईंधन ज्यादा लगेगा, समुद्री बीमा प्रीमियम बहुत बढ़ जाएगा और जो माल कुछ दिनों में पहुंचना था उसे हफ्तों लगेंगे। तो जब खाद्य सामग्री या दवाइयाँ
पूर्वी अफ्रीका पहुंचेंगी तो वो बहुत महंगे हो चुकी होंगी। एग्जैक्टली। आयात की लागत आसमान छू रही है। इसी बाधित आपूर्ति श्रृंखला के कारण हम देख रहे हैं कि लगभग 29 अफ्रीकी देशों की मुद्राओं में गिरावट आ रही है और महंगाई का खतरा मंडरा रहा है। मतलब मध्य पूर्व का युद्ध पूर्वी अफ्रीका की अर्थव्यवस्था का गला घोट रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। लेकिन देखिए, इन सब निराशाजनक खबरों के बीच कूटनीतिक तनाव के इस माहौल में एक बहुत ही दिल छू लेने वाली रिपोर्ट भी है, मानवीय सहयोग का एक अनूठा उदाहरण। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया में एक कार्यक्रम चल रहा है, क्रिस्प, CRISP कार्यक्रम। वहां मेलबर्न में एक यहूदी समुदाय के समूह ने सोमालिया से आए एक मुस्लिम शरणार्थी परिवार नेमा और उनके बेटे फैसल को बसाने में मदद की है। ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। हाँ, मतलब जहाँ एक तरफ ग्लोबल लेवल पर इतनी कड़वाहट है, वहाँ जमीनी स्तर पर सामाजिक सद्भाव की ऐसी तस्वीर एक अलग ही कहानी कहती है। ये दिखाता है कि राजनीति से परे मानवीय मूल्य आज भी काम करते हैं। और अगर हम क्षेत्रीय स्थिरता के कुछ और पॉजिटिव संकेतों की बात करें तो जिबूती में चुनाव हुए हैं, जहां राष्ट्रपति गुएले का छठा कार्यकाल राजनीतिक निरंतरता को दिखा रहा है। जी। इसके अलावा खेल कूटनीति भी एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। युगांडा में फीबा बास्केटबॉल और CAF द्वारा अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का विस्तार, ये सब युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इन सभी जटिल तथ्यों को सामने रखने के बाद, चाहे वो सैन्य कार्रवाइयां हो, राजनीतिक उथल-पुथल हो या ये बड़े आर्थिक प्रभाव, जो प्रमुख निर्णय निर्माता हैं वो इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं? अगर हम डेटा का विश्लेषण करें तो मुख्य रूप से 3 अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं। अच्छा। पहला है सोमाली सरकार का दृष्टिकोण। उनका पूरा फोकस है सैन्य बल के जरिए अल-शबाब को कुचलना और सत्ता को केंद्र में मजबूत करना। और क्षेत्रीय नेताओं का क्या मानना है? जो साउथ वेस्ट और पुंटलैंड जैसे क्षेत्रीय नेता हैं, वो केंद्र के इन कदमों को अतिक्रमण मानते हैं। उनका ध्यान अपनी क्षेत्रीय स्वायत्तता बचाने पर है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अमेरिका या केन्या? उनका जोर राजनीतिक संवाद और संयम पर है। वो जानते हैं कि अगर सोमालिया में राजनीतिक विभाजन बढ़ता है तो अल-शबाब के खिलाफ जो साझा कार्रवाई चल रही है वो पूरी तरह ठप हो जाएगी। बहुत ही नाजुक संतुलन है। और अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, एक्स या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर आम जनता की क्या भावना है, उनका सेंटिमेंट क्या कहता है? देखिए, सोशल मीडिया के डेटा से 2 बहुत ही साफ बातें निकलती हैं। एक तरफ तो मंडेरा और नैरोबी में जो आतंकवादी रोधी अभियान चल रहे हैं, हाँ। उनके लिए जनता का बहुत व्यापक समर्थन है। लोग सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, जाहिर है। लेकिन दूसरी तरफ जो 15 मई की समय सीमा आ रही है ना, उसको लेकर लोगों में एक गहरी चिंता है, जिसे हम फियर ऑफ इंटरनल फ्रैक्चर कह सकते हैं। मतलब गृह युद्ध या आंतरिक बंटवारे का डर। बिल्कुल। और इसके अलावा लाल सागर के संकट की वजह से जो महंगाई बढ़ रही है, उसने आम जनता में काफी निराशा पैदा कर दी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए वो कौन से मुख्य घटनाक्रम हैं जिन पर हमारे श्रोताओं को आने वाले हफ्तों में नजर रखनी चाहिए? सबसे पहला तो 15 मई की समय सीमा ही है। देखना होगा कि सोमालिया में राजनीतिक जनादेश को लेकर कोई सहमति बनती है या नहीं। हाँ। दूसरा, बैदोआ में संघीय सैनिकों की जो पकड़ है, क्या वो शांतिपूर्ण रहती है या वहां कोई नया संघर्ष शुरू होता है? बिल्कुल। तीसरा, तुर्की की तेल ड्रिलिंग के शुरुआती परिणाम क्या आते हैं? और अंत में केन्या में बाढ़ राहत कार्य और लाल सागर के व्यापारिक मार्गों की स्थिति। ये चीजें इस क्षेत्र का भविष्य तय करेंगी। तो ये था इस पूरे परिदृश्य का हमारा विस्तृत आकलन। आज के इस वस्तुनिष्ठ विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। हाँ। और हम अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाहेंगे कि आज के इस गहन विश्लेषण का जो भी डेटा है वो स्टाइलो न्यूज़ द्वारा संकलित किया गया है। बिल्कुल। जैसा कि हमने बताया, ये एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जहां आप सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स के डेटा से अपने लिए व्यक्तिगत खुफिया शैली के ब्रीफ तैयार कर सकते हैं। ऑन डिमांड AI पावर्ड न्यूज़ के लिए आप www.stylonews.com पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी। खैर, अब इस गंभीर और पेशेवर 1960 के दशक वाले न्यूज़ एंकर के अवतार से बाहर आने का समय हो गया है। हमारी इस चर्चा को इतनी गहराई से सुनने और अपना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि इस चर्चा से हमारे श्रोताओं को
हॉर्न ऑफ अफ्रीका के इस पूरे समीकरण को मिलिट्री लॉजिस्टिक्स से लेकर मध्य पूर्व के प्रभाव तक समझने में यकीनन एक नई दृष्टि मिली होगी। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और आप लोग हमें भविष्य के डीप डाइव विषयों के लिए अपने सुझाव जरूर भेजें। हमें बताएं कि आप किन मुद्दों पर ऐसी चर्चा सुनना चाहते हैं। और हाँ, हर नए अपडेट से जुड़े रहने के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। और विदा लेने से पहले मैं आज के विश्लेषण से जुड़ा एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर श्रोता खुद विचार कर सकते हैं। ये एक ऐसी बात है जो सीधे तौर पर हमारी चर्चा में नहीं आई, लेकिन सोचने पर मजबूर करती है। अरे वाह, वो क्या है? देखिए, हम हमेशा अल शबाब को एक क्षेत्रीय खतरे के रूप में देखते हैं ना। हाँ, एक विद्रोही गुट की तरह। लेकिन जिस तरह से उनके रसद नेटवर्क, वो मिलिट्री यूनिफॉर्म्स चीन के कारखानों से निकलकर कीनिया की वैध कार्गो कंपनियों के जरिए सोमालिया तक पहुंच रहे हैं, ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज की दुनिया में पारंपरिक सीमाएं अब केवल नक्शों पर खींची हुई लकीरें मात्र रह गई हैं? बहुत सही पॉइंट है। ऐसा लगता है कि असल युद्ध अब सीमाओं पर नहीं बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, सप्लाई चेन्स के उन अंधेरे कोनों में लड़ा जा रहा है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। वाकई ये एक बहुत ही गहरा विचार है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। सुरक्षित रहें, सीखते रहें और अगली बार फिर एक नए विषय की गहराई में उतरने के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।